हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सीए कुंचित गोयल और आज आप देख रहे हैं मेरे साथ स्टॉक मार्केट की सीरीज में। और पिछले वीडियोस में हमने जाना कि क्या होता है स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एसआईपीज क्या होती हैं, हमने पढ़ा था कि टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या चार्ट्स में देखा जाता है। तो ये वीडियो है आज उन लोगों के लिए जो बेसिकली बहुत सीरियसली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि एक्चुअल में कंपनी में कैसे हम उसको एक्सरे करें, कैसे हम उसके बारे में जानें, कंपनी को अंदर से समझना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। सोचिए जैसे मान के चलिए आप एक दुकान खरीदने जाते हैं, एक दुकान आपने देखी, उसको बाहर बाहर से तो देख के आप आज नहीं आएंगे कि हाँ भाई यार दुकान खरीदनी है, बाहर से अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, बढ़िया लग रही है और लाओ जी खरीद लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जमीन किसके नाम पे है, अंदर जमीन कैसी थी, पास्ट कैसा रहा उसका, उस दुकान पे फुटफॉल कितना है, मार्केट से कितनी दूर है, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, अगल बगल के पड़ोसी कौन है, राइवल्स कौन है हमारे। तो सब चीज़ों को जानने के बाद ही हम क्या करते हैं, हम एक दुकान के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेम है स्टॉक मार्केट के साथ। आज हम जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस में हम कैसे कंपनी को अंदर से पूरा एक डीप एनालिसिस करके, एक्सरे करके उसका फिर उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा बैलेंस शीट कैसे पढ़ें। पहला चीज बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट्स, 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रेशियो जो हर इन्वेस्टर्स को पता होने चाहिए। ये सब आपको जो कि एज अ सीए फाइनल जो एज अ सीए मैं आपको बताता हूँ कि ये सीए स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी वैल्यूएबल है, प्लस दूसरों के लिए भी वैल्यूएबल है जो बिल्कुल ही बेसिक से जानना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी कंपनी की वैल्यू को एक्चुअल में जानना। मान के चलिए हैवेल्स है, आज हम हैवेल्स की बात करें, हैवेल्स के शेयर के बारे में जानना चाहते हैं। तो हैवेल्स के बारे में हम क्या करेंगे, हैवेल्स के राइवल्स कौन है, हैवेल्स कितना प्रॉफिट कमाती है, हैवेल्स का टर्नओवर कितना है, टर्नओवर मतलब हैवेल्स की सेल कितनी है। आसान भाषा में बात करें, हैवेल्स कितना माल बेच रही है, कितने का खरीद रही है, कितना मुनाफा कमा रही है, कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ से माल जा रहा है, क्या डिमांड है हैवेल्स की बाजार में, कितना मार्केट का स्टेक है, कितने इसके प्लेयर्स हैं। डीप एनालिसिस होगा, क्या वो सही प्राइस पे, मान के चलो हैवेल्स का प्राइस 100 रुपये है, मार्केट की हिसाब से हमारे बुक के हिसाब से निकल रहा 70 रुपये, तो क्या ओवर प्राइस है, अंडर प्राइस है। टेक्निकल एनालिसिस में हमने पढ़ा था कि वॉल्यूम देख के काम करते हैं, कंपनी का बिजनेस नहीं देखते हैं उसमें, हम देखते हैं कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं कि कंपनी का एक्चुअल में बिजनेस क्या है, फाइनेंशियल्स क्या है, मैनेजमेंट में कौन बैठे हैं, इंडस्ट्री के सब लोग कौन है। हम फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस 2 लेवल पे करते हैं, पहला क्वांटिटेटिव, दूसरा क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब फिगर्स में, जैसे कि बैलेंस शीट के फिगर्स, प्रॉफिट एंड लॉस के फिगर, कैश फ्लो के फिगर्स, रेशियोज के फिगर्स। ये सब कंपनी की क्या बताते हैं, फाइनेंशियल हेल्थ बताते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपका करता है अंदर से एक्सरे वगैरह करता है ना, आज हम कंपनी का पूरा एक्सरे करेंगे। दूसरा आता है क्वालिटेटिव लेवल। क्वालिटेटिव लेवल में क्या होता है, इसमें नंबर से बाहर की चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे कंपनी के ऊपर के टॉप लेवल के मैनेजर्स कौन है, कंपनी किस मॉडल पे काम करती है, कितने ट्रस्ट वर्दी है मैनेजमेंट इसका, ब्रांड वैल्यू कितनी है, इंडस्ट्री का एंटायर स्ट्रक्चर कैसा है। दोनों मिलाकर जब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव की, क्वालिटेटिव की, तब हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। क्या ये कंपनी इन्वेस्ट करने के लायक है, क्या हम इसको, कैसे हम इसमें देखें। आज इस वीडियो में हम पूरा का पूरा कवर करेंगे। अब आते हैं कि बैलेंस शीट कैसे पढ़ें। बैलेंस शीट पढ़ने के लिए सबसे पहले कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का बारे में देखी जाएगी। मतलब हम जानेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर की आखिरी में, मान के चलिए अभी क्या हुआ, अभी बहुत लेटेस्ट में 31 मार्च 2026 क्लोज हुआ है। तो अब हम क्या देखेंगे कि 1 अप्रैल 2025 से लेके 31 मार्च 2026 में कंपनी की क्या हालात रहे बैलेंस शीट के अंदर, क्या कंपनी के पास एसेट्स थे, क्या कंपनी के पास लायबिलिटीज थी, किसको कंपनी ने पैसा लैंड कर रखा है, कौन इसकी सब्सिडियरी है। अब इसमें भी ना कुछ चीजें आती हैं जैसे एसेट्स और लायबिलिटीज। अब एसेट क्या होते हैं, एसेट मतलब कंपनी की संपत्ति जो उसके पास है। अब एसेट भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं करंट, एक होते हैं नॉन करंट। करंट में जैसे कैसे आगे, मान के चलिए एक कंपनी को आज के दिन बिजली चलानी है, उसको चलाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा, लेबर आई है उसको दिहाड़ी देने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। तो आज के दिन कंपनी के पास करंट के एसेट कितने हैं, नॉन करंट मतलब मैंने आज एक ऑफिस बनाया, स्ट्रक्चर खड़ा करा, ये फर्नीचर लगाया, सामने कैमरा लगाया, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसमें,
तो ये हो गए मेरे फिक्स एसेट्स, ये नॉन करंट फॉर्म में हो गए। जो लंबे समय के लिए चलने वाले करंट एसेट्स वो होते हैं जो एक साल में के अंदर हम कैश में बदल सकते हैं, 12 महीने के भीतर भीतर कैश में बदल सकते हैं, जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, इन्वेंट्री, डेटर्स, गोल्ड फॉर एग्जांपल गोल्ड। नॉन करंट कौन से होते हैं? ये वो लॉन्ग टर्म यूज में आते हैं, जैसे फैक्ट्री की मशीनरी हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग्स हो गए आपके, इन्हें फिक्स एसेट्स भी कहते हैं। अब एग्जांपल मान लो टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स के पास उनकी फैक्ट्रीज हैं, मशीनरी है, तो ये सब क्या हो गया? उनके नॉन करंट एसेट हो गए। उनकी कंपनी में बन रही कार, टाटा जो कार बना रही है वो उनके लिए क्या हो गई? वो इन्वेंट्री हो गई, मतलब मेरे लिए माल हो गया। मैंने एक दुकान खोली परचूनी की, उसमें क्या करा, मैंने नमकीन बिस्किट खरीदा, वो मेरे लिए क्या हो गया? माल। अब मैंने उसके लिए जो काउंटर लगाए, सामने बगल की रेलिंग्स लगाई वगैरह लगाई, स्टॉक रखने के लिए सामान लगाया, वो फिक्स एसेट्स हो गए, वो क्या हो गए? नॉन करंट। दूसरी चीज आती है लाइबिलिटीज, कंपनी पर कितना रुपया बाकी है। बाकी कैसे? बैंक से लोन कितना लिया है, लोगों से लोन कितना लिया है, बाजार से कितना पैसा उठाया है। तो लाइबिलिटीज में देखा जाता है कि कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन कितना है, डेट कितना है। मान के चलिए इसमें भी वो दो चीज आती हैं, करंट, नॉन करंट। तो अब हम बात करेंगे बैलेंस शीट में एसेट देख लिए, लायबिलिटी देख ली। हमने तो ये सुना है एसेट और लायबिलिटीज बराबर होती कंपनी में। तीसरा आता है हमारा कि हमारी कितनी लागत लगी है। एसेट लायबिलिटीज बराबर होती है कंपनी केस में, हम मानते हैं कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट चलता है कि मैं और मेरी कंपनी जो है अलग अलग हैं। अब मेरा पैसा कितना लगा है, उसमें से कर्जे का पैसा कितना लगा है, और उसके अगेंस्ट एसेट कितने हैं। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? खतरा। खतरा कैसे कि कंपनी के पास एसेट तो है 10 करोड़ के, उदाहरण के रूप में 10 करोड़ की बहुत छोटी फिगर लेते हैं, और लाइबिलिटीज है 12 करोड़ की। तो भैया ये तो रिस्क है, क्यों इन्वेस्ट करें हम ऐसी कंपनी में? ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आता है इसमें से यहाँ से कि हमारा पैसा कितना लगा है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है कि बेसिकली वही हमारा पैसा कितना लगा है, शेयर होल्डर्स को कितना जाएगा। मतलब कंपनी आज के दिन बिकती है, पहले एसेट बेचेंगे, एसेट से फिर कर्जा चुकाएंगे, कर्जा चुकाने के बाद जो पैसा बचा वो हुआ शेयर होल्डर का पैसा, इक्विटी का पैसा, मालिकों का पैसा। आपने सुना होगा कि मैं कंपनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं मालिक हूँ, तो वही हम मालिकों की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज हम देखते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से ऐसे पढ़ते हैं, अगर बैलेंस शीट एक फोटो है ना, कहते हैं फोटो, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एक मूवी है। मूवी कैसे कि आपने फ्रंट पिक्चर पे देखा, फ्रंट पिक्चर पे आपने देखा कि ये हैवेल्स है, ये तो बैलेंस शीट हो गई इसकी, सामने से दिख रहा बढ़िया एकदम एसेट, ये यहाँ पे बंदा बैठा है, यहाँ पे 4 पंखे लगे हैं, आपको बढ़िया बढ़िया दिख रहा है। अब इसके अंदर क्या है, इसकी पूरी राग माला, ये होगा प्रॉफिट एंड लॉस की। पूरे साल भर कंपनी ने कौन से खर्चे करे, कहाँ से पैसा कमाया, कहाँ से इनकम हुई, कहाँ से इन्होंने क्या क्या करा। तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है एक मूवी की तरह काम करती है। कैसे? एक फाइनेंशियल ईयर में, मान के चलिए हमने बात करी थी 31 मार्च 2026 की, तो 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक एक कंपनी में क्या क्या खर्चे हुए, क्या क्या इनकम हुई, कंपनी का एबिटदा, एबिटदा मतलब होता है कि सभी खर्चे काट के डेप्रिसिएशन, मतलब कैश लॉस एक्सपेंस, कैश एक्सपेंसेस कितने थे बेसिकली, नेट प्रॉफिट कितना था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, ये सब चीजें आप देखते हैं उस मूवी के अंदर, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहली बात हम करते हैं रेवेन्यू ऑब्लिक सेल्स की। इसमें हम बात करते हैं कि हमारी कंपनी पैसा कहाँ से कमा रही, कितना कमा रही, क्यों कमा रही है और कब कमा रही है। तो सबसे ऊपर होता है इनकम। इनकम में कैसे बात करते हैं कि कंपनी ने अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचकर कितना पैसा कमाया। हैवेल्स वालों ने एक पंखा बनाया और पंखे की लागत कितनी लगी, पंखे की लागत लगी 1000 रुपए, पंखे को बेचने की लागत पैसा आया 1500 रुपए, 500 रुपए कंपनी का प्रॉफिट। अब इसके बाद क्या होता है, लेबर का खर्चा, कब मशीनरी का खर्चा, लाइट का खर्चा, जनरेटर का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, बैंक के कर्जे का खर्चा, सारे खर्चे हैं। जो कंपनी ने एसेट खरीदे उसका डेप्रिसिएशन का खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, वो सारे क्या हो गए, एक्सपेंस। दूसरा कंपोनेंट क्या है हमारा, एक्सपेंस। तीसरा आता है नेट प्रॉफिट, ये सबसे नीचे होता है प्रॉफिट एंड लॉस के, इसे हम कहते हैं बॉटम लाइन। बॉटम लाइन से मतलब हो गया सारे एक्सपेंस को, सारे इंटरेस्ट को, सारे टैक्सों को निकालने के बाद जो कंपनी के पास बचता है, जो कंपनी अपने लिए रिटेन करती है, अर्निंग्स में रिटेन करती है, ताकि फ्यूचर के लिए और हम पैसा जोड़ पाए, इक्विटी के लिए और पैसा जोड़ पाए, ताकि कंपनी ग्रो करे।
फिर हमने तीसरी बात करी थी कि आज कंपनी के रेशियो में हम जानेंगे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट रेशियो जो हम हमेशा बैलेंस शीट के लिए देखते हैं। सबसे पहला रेशियो जो आता है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस वीडियो का यही है कि कैसे कौन से रेशियोज हम देखें। पहला आता है पीई रेशियो। आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी जिसमें आप बात करते होंगे प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला रेशियो होता है शेयर मार्केट में। जैसे हम इसका ना एक फॉर्मूला कहते हैं बेसिकली कि शेयर प्राइस को उसके अर्निंग पर शेयर से डिवाइड कर दो। मान के चलो 1000 रुपये का शेयर है और एक शेयर से मैं कितना अर्न कर रहा हूँ। एक शेयर से मान के चलो मेरे को 10 लाख शेयर है, मैं उससे कमाई कितनी कर रहा हूँ, तो अर्निंग पर शेयर मतलब आप कंपनी की 1 रुपए की अर्निंग में कितने रुपए पे कर रहे हो, समझ गए। एग्जाम्पल के लिए ले लो, अगर एक कंपनी का शेयर 100 रुपए का है और उसका अर्निंग पर शेयर जो है 10 रुपए है, तो पी कितना हो गया 10। मतलब आप 10 रुपए की अर्निंग के लिए 100 रुपए पे कर रहे हो। कि मैंने 100 रुपए लगाए, एक शेयर जो 100 रुपए का था वो ट्रेड हो रहा था, उसका ईपीएस 10 था, तो मैं 10 मतलब मेरे को 100 रुपए के बदले कंपनी में 10 रुपए का डिविडेंड दे रही। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा मत करो, ईपीएस तो अर्निंग ईपीएस इस टाइम मान लो डिविडेंड और अर्निंग दोनों बराबर है। तो कंपनी क्या कर रही है, मैंने आईओसीएल में पैसा लगाया, आईओसीएल का शेयर 100 रुपए का था, 100 रुपए लगाया, साल भर में कंपनी ने मुझे 8 रुपए दिए। अब कंपनी मुझे कितना दे रही है, 8 रुपए दे रही है, मेरी अर्निंग के 8 रुपए मेरे को मिल रहे हैं। तो 100 भागा 8 कितने हो गए 12 टे 96 मतलब 12 पॉइंट समथिंग 12.25। तो 12.25 रुपए मेरे को मिल रहे हैं अपनी लागत का। तो 12.25 नहीं, कुछ गलत जगह बता रहा हूँ मैं, मोटा मोटा ऐसा मान लीजिए आप 10 रुपए मान लो, डिविडेंड 10 दिया तो 10 रुपए पर मिल रहे हैं। आईटी सेक्टर का पीई जो बेसिकली आजकल जो कंपनी का एवरेज चल रहा है वो चल रहा है 25 से 30 का, बैंकिंग के 10 से 15 का। तो ऐसे ही कंपेयर करना पड़ता है हमें हर सेक्टर में, हमें नॉलेज होनी चाहिए सेक्टर्स की, किस सेक्टर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो आता है डेट टू इक्विटी, कि मेरी लागत कितनी है और कंपनी में कर्जा कितना है। मान के चलिए मेरी लागत है 1 लाख रुपए की, कंपनी का कर्जा 5 लाख रुपए का, 5 लाख भागा 1 लाख, यानी कंपनी ने कितना पैसा लोन से लिया और कितना खुद का मालिक का लगाया। तो बेसिकली डेट इक्विटी अगर 2 से ऊपर आ रहा है, यानी 5 लगाया था लोन का, 2 लाख लगे मेरे, 2 भागा 5 2.5, ये आ गया 2 से ऊपर, यानी रिस्की है, कंपनी बहुत ज्यादा कर्जे में है, कंपनी के पास पूंजी कम है। तीसरा आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी बताता है कि कंपनी का जो शेयर होल्डर का पैसा है वो कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। मतलब कंपनी जितना नेट प्रॉफिट कमा रही है उसको शेयर होल्डर के इक्विटी से अगर डिवाइड करें तो कितना रिटर्न ऑन इक्विटी हमारे पास जनरेट हो रहा है। मतलब मान के चलिए एक कंपनी का नेट प्रॉफिट साल का 100 करोड़ रुपए है और इक्विटी मतलब 500 करोड़ की उसकी शेयर होल्डर की इक्विटीज है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी कितना आ गया 20%। मतलब आपने बैंक में 100 रुपए रखे और बैंक ने 20 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो बैंक से आपको कितना रिटर्न ऑन इक्विटी आया 20%। जितना ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी उतनी ज्यादा एफिशिएंट मैनेजमेंट। चौथा हम बात करते हैं करंट रेशियो। करंट रेशियो से जानने से पहले हमने बात करी थी कुछ टाइम पहले, अभी जब हम बैलेंस शीट की बात करते हैं करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की। तो करंट रेशियो क्या बताता है कि हमारी कंपनी के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज जो चुका सकते हैं वो या नहीं। मतलब बेसिकली क्या हम जो डे टू डे के खर्चे हैं वो हम अपने पूरे कर पा रहे हैं या नहीं। अब जो आइडियल करंट रेशियो होता है जो पीएनएल का वो दिखाता है 1.5 से 2 के बीच में, ठीक है। इसका अगर ये 1 से नीचे जा रहा है तो कंपनी के पास शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन चुकाने के लिए काफी एसेट्स नहीं है, जानी रिस्की है। और 3 से ऊपर जा रहा है तो कंपनी के एसेट जो है खाली पड़े हैं, इनएफिशिएंट है, भरपूर एसेट पड़े हैं, लगा ही नहीं पा रहे हम कहां पे। चौथा आता है होगा करंट रेशियो। 5वां आता है अर्निंग पर शेयर। ये बताता है कि हमने एक शेयर पर कितना प्रॉफिट कमाया। अब जैसे एक ना प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलिए मान लो आप हैवेल्स की बात करते हैं, हैवेल्स की किताब रखी है मेरे पास, हैवेल्स में आपने इन्वेस्ट करना चाहते हो तो पहले आप क्या करोगे, उसका रेवेन्यू देखोगे। मान लो उसका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, अच्छा साइन है, बहुत ही अच्छा साइन है। मतलब लगातार हैवेल्स क्या कर रही है, 24 में 2000 करोड़ काम करा, 25 में 3000 करोड़ काम करा, 26 में 5000 करोड़ काम करा, तो बहुत ही अच्छा साइन है, बढ़ी जा रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखो, मार्जिन कितना है, क्या मार्जिन घट रहा है, मार्जिन बढ़ रहा है, सेल बढ़ रही है, क्या पता मार्जिन घट रहे हो, मार्जिन बढ़ रहे हैं, स्ट्रांग है। आरओई देखो कितना रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट कर पा रहे हैं, कितना हम कमा रहे हैं। टीसीएस का आरओई मान लो 40% से ऊपर है, बहुत ही बढ़िया भाई साहब, एक नंबर।
पीई देखो, ईपीएस देखो, ये सब मिलाकर एक पिक्चर बनाते हैं कि क्या हैवेल्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसको कॉन्फिडेंटली होल्ड करते हैं। यही प्रोसेस आप जब भी किसी कंपनी के शेयर पे आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, जैसे चाहे रिलायंस हो, एचडीएफसी हो, इन्फोसिस हो, सब पर यही सब काम करते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं कहूंगा आपसे याद करने के लिए। पहली, एक रेशियो के बेसिस पे ही डिसीजन मत लेना, सारे रेशियोज मिलाकर देखो। दूसरी, पास्ट ट्रेंड को देखो। टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल, दोनों हाथ को सामने रख के ताली बजाई जाएगी, ठीक है। कंसिस्टेंट ट्रैक चेक करो, 1 मंथ चार्ट, 2 मंथ चार्ट, 5 मंथ चार्ट देखो, पास्ट रिकॉर्ड देखो, 50 डेज का मूविंग एवरेज बताया था मैं, 200 डेज का मूविंग एवरेज। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेबी की वेबसाइट पे जाओ, डाउनलोड करो, पेपर निकालो, न्यूज़ पढ़ो। चौथा, फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, फ्यूचर ऑप्शन के लिए नहीं कि हाँ भाई रात को खबर आ रही है फ्यूचर ऑप्शन करने बैठ गए, वो सही है। फंडामेंटल एनालिसिस करने मत बैठ जाना उसके लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म 3 साल, 5 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब उसके लिए आप जाओ फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी को अंदर से एनालाइज करना, नंबर और बिजनेसेस दोनों, बैलेंस शीट्स, पीएनएल, इक्विटी, पीएनएल स्टेटमेंट, रेवेन्यू से नेट प्रॉफिट तक का सफर। पांचों इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करी हमने, पी, डेट इक्विटी, करंट, ईपीएस, आरओई। प्रैक्टिकल टिप मेरी रहेगी, स्क्रीनर एक ऐप आता है, स्क्रीनर, आप डाउनलोड जाओ, उस पर जाओ, किसी भी कंपनी का नेम टाइप करो, सारे फाइनेंशियल एक जगह फ्री में मिल जाएंगे आपको। अगला वीडियो होगा आईपीओ क्या होता है, आईपीओ में पैसा कैसे लगाएं। तब तक के लिए स्क्रीनर पे एक बार ट्राई करो आज के लिए, और अपनी फेवरेट कंपनी के नंबर्स देखो, कमेंट में बताओ कौन सी कंपनी आपने देखी, मैं रिप्लाई करूंगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सर।